हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किया था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा था एक, है ना। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, y प्लस जेड प्लस एक्स, ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ चेंज करना, ठीक है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और क्यू प्लस आर प्लस पी एंड पी प्लस क्यू, ठीक है। और उसके बाद y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर एक्स वाई, ये तुमको प्रूव करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमने प्रॉपर्टीज में भी लिया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को तो प्रॉपर्टी से कर ही सकते हैं, बट मैं प्रॉपर्टीज यूज नहीं करूंगा, मैं मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट यूज करूंगा, ठीक है। तो तुम्हें इस डिटरमिनेंट को प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है क्या। तो सॉल्यूशन वैसे ही सोचेंगे। अब देखो दो टर्म है सब जगह, है ना, ठीक है, दो टर्म है, तो दो डिटरमिनेंट में तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, ठीक है। कैसे ब्रेक करेंगे, अब देखो ध्यान कि यहाँ पे एक फिक्स ऑर्डर इसका नहीं चल रहा है ना। यहाँ पे b प्लस सी है, c प्लस ए है, a प्लस बी है, एक एक एलिमेंट तो दिख रहा है लाइक ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, बट दूसरा एलिमेंट भी नहीं दिख रहा है मुझे। तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, बेसिकली 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, समथिंग इनटू जीरो, है ना। ऐसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ऐसे सब जगह आगे 1 भी होगा, है ना। मतलब एक डिटरमिनेंट तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि 1 का यूज करते हुए 1 और 0 का कुछ हो सकता है, और एक डिटरमिनेंट में बी सी ये सब हो सकता है, ठीक है क्या। अब देखो यहाँ पे क्या है, बी सी, है ना, यहाँ पे क्या है, बी सी, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो अब देखो यदि साइक्लिक ऑर्डर में चले तो ए बी सी चलते हैं, है ना, बट यहाँ पे तो ए का ही टर्म नहीं है ना, यहाँ पे ए का ही टर्म नहीं है। तो चलो मैं इस बार इधर से लिखता हूँ। मान लो यदि यहाँ पे जैसे ए वाला टर्म मान लो 0 हो गया, बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे पी क्यू आर चल रहा है, तो यहाँ पे पी क्यू आर लिख दिए, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है। ये लिख के अभी मैं देख रहा हूं क्या मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, या क्या, मतलब मैं एक ऑर्डर में लिख दिया हूं बेसिकली, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट में क्या होगा, तो समथिंग इनटू दिस, ठीक है, मतलब इस तरीके से मैंने लिखा है, तो बेसिकली इस तरीके से मैं लिखा, रो वाइज में लिखा समथिंग इनटू दिस। अब यहाँ पे समथिंग इनटू दिस तो चलो कुछ नहीं आया, देखते हैं, ठीक है, प्लस प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा नहीं पता, यहाँ देखते हैं, समथिंग इनटू दिस नहीं आया, प्लस बी आया है ना, और प्लस सी आया, मतलब यदि यहाँ पे 1 और 1 लेंगे तभी ये वाला टर्म आ सकता है। देखो ये तो अब यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, 0, 0 इंटू ए 0, प्लस 1 इंटू बी तो बी, प्लस 1 इंटू सी तो सी, ठीक है क्या। अब क्या देखो इससे ये चीज आ रहा है, तो देखो कैसे होगा, ये रो का इससे क्या है ना, तो ये रो का इससे होगा, मतलब यहाँ ये आना चाहिए, तो यहाँ वाला चेक करो पहले इससे, 0 प्लस क्यू प्लस आर आ रहा, 0 प्लस वाई प्लस जेड आ रहा, तो ये तो इस पे सेट हो रहा है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, तो देखो इससे ए वाला टर्म आ रहा है, बी वाला टर्म नहीं आ रहा, मतलब ये वाला इससे होगा, ये वाला इससे होगा, ये वाला इससे होगा, मतलब यहाँ पे तो 0 आना चाहिए, तभी ये वाला टर्म 0 इंटू बी वाला नहीं है यहाँ पे। तो देखो 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी नहीं है, प्लस 1 इंटू सी, यहाँ पे 1 है। अब ये दोनों देखो इससे सेट हो रहा है, p प्लस 0 प्लस आर, ठीक है, x प्लस 0 प्लस जेड, ठीक, ये हो गया।
ठीक है क्या। अब ये वाला देखो, अब इन दोनों से तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 0 आ रहा, बट देख लेते हैं यहाँ पे क्या आया है। अब इससे इससे हो गया, अब ये वाला है ना, ठीक है, मतलब दिस इंटू दिस चाहिए, दिस इंटू दिस भी चाहिए, बट दिस इंटू दिस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 0 आ रहा होगा, और यहाँ पे 1, a प्लस बी प्लस 0, p प्लस q प्लस 0, x प्लस वाई प्लस, ये आ गया, ठीक है क्या। तो ये डिटरमिनेंट को मैंने इन दो डिटरमिनेंट में इस तरीके से ब्रेक किया, ये थोड़ा सा अलग था, जो अभी तक कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसको हमने इस दो डिटरमिनेंट में इस तरीके से ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब देखो मुझे ये प्रूव करना है, इस बार 0 वगैरह नहीं आ रहा, मुझे ये प्रूव करना है। तो ये वाला पार्ट तो यहाँ है ही है ना, और आगे में 2 आ रहा है, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही होगी 2, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई करो, 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि निकालोगे तो -1 इंटू 0 -1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 और 0 1 इंटू, ये क्या हो गया 1 प्लस 1। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 2 इंटू दिस, वही तो है, हो गया प्रूफ, ठीक है क्या। तो आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन कह सकते हो इस तरीके से, अदरवाइज तो इसको प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर सकते हो, पहले इन तीनों को ऐड कर दो फिर सब्ट्रैक्ट वगैरह, ठीक है। इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने लिया था प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस वाई स्क्वायर, a माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, b माइनस एक्स स्क्वायर, b माइनस वाई स्क्वायर एंड b माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, c माइनस एक्स स्क्वायर, c माइनस वाई स्क्वायर एंड c माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। prove that this is equals to, ठीक है, 2 times a minus b, b minus c into c minus a, ठीक है, into x minus y into y minus z into z minus x, ये इसको प्रूव करना है। दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको खोलो, ठीक है। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2az प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है क्या। ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2by प्लस वाई स्क्वायर एंड b स्क्वायर माइनस 2bz प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस 2cy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है क्या, एंड c स्क्वायर माइनस 2cz प्लस जेड स्क्वायर। ये इसको यदि खोलेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब फिर से सोचो, क्या मैं इसको इवैल्यूएट कर सकता हूँ डायरेक्ट यहीं पे मल्टीप्लाई करके, तो इतनी तो हिम्मत मेरे अंदर नहीं, ठीक है, कि मैं इसको इतना लंबा चौड़ा 1 घंटा लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये संभव नहीं। तो फिर से मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, 2 डिटरमिनेंट्स हो दूंगा, ठीक है। अब कैसे, तो देखो पहले वाले इसमें तुमको क्या सिमिलरिटी दिख रही है, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर यहाँ पे भी 2a माइनस 2a मान लो बेसिकली, ठीक है, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, जेड स्क्वायर आ गया,
ठीक है। तो इसमें तुमको क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो ए स्क्वायर, ठीक है, दूसरा -2a, ठीक है क्या, और तीसरा जो कि तुम्हें नहीं दिख रहा है, बेसिकली यहाँ पे भी ए स्क्वायर इंटू 1 है और यहाँ पे भी 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे 1 लिखूं, ठीक है, और ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे यहाँ वाला 1, यहाँ वाला x -2 यहाँ लिखते तो x और ये वाला x स्क्वायर, तो 1x x स्क्वायर, यदि ऐसा लिखते हैं तो क्या ये वाला एलिमेंट बनेगा? a स्क्वायर -2ax प्लस x स्क्वायर, ठीक है क्या? इसी तरीके से इसको देखो, b स्क्वायर -2b 1, b स्क्वायर -2b 1, b स्क्वायर -2b 1, तो यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे -2b, यहाँ पे 1। अब देखो ये वाला उसके साथ ये आ रहा है b स्क्वायर -2bx प्लस x स्क्वायर। इसी तरीके से अब तो तुम्हें दिख गया होगा सिमिलरिटी क्या है, c स्क्वायर -2cx प्लस x स्क्वायर, ये बन गया तीनों। अब यहाँ पे देखो क्या है 1, ठीक है, यहाँ देखो सॉरी 1, ये तो 1x x स्क्वायर, 1x x स्क्वायर, 1x x स्क्वायर, 1y सॉरी 1y y स्क्वायर, तो 1y y स्क्वायर और यहाँ पे 1z z स्क्वायर। अभी मैंने ये तीनों मैच किया था, अब तुम ये मैच करो, तो a स्क्वायर -2ay प्लस y स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर -2az, सॉरी ये वाला पहले देखेंगे ना, इसका इससे, तो a स्क्वायर -2ay प्लस y स्क्वायर, b स्क्वायर इस क्या करता है, ये देखो कैसे आया पहले, दिस इंटू दिस, ठीक है, ये कैसे आया, दिस इंटू दिस, ठीक है। चलो फिर शुरू से देखते हैं, a स्क्वायर -2ax प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर -2ay प्लस y स्क्वायर, a स्क्वायर -2az प्लस z स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला b स्क्वायर -2bx प्लस x स्क्वायर, b स्क्वायर -2by प्लस y स्क्वायर, b स्क्वायर -2bz प्लस z स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है क्या। अब ये वाला देखो, c स्क्वायर -2cx प्लस x स्क्वायर, c स्क्वायर -2cy प्लस y स्क्वायर एंड c स्क्वायर -2z प्लस z स्क्वायर, ये आ गया। तो इस डिटरमिनेंट से हम ये दो ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीन टर्म दिख रहा था, ठीक है, क्या कॉमन दिख रहा था, एक तरफ मैं abc वाला पार्ट लिख दिया, एक तरफ मैं x y z वाला पार्ट लिख दिया, ठीक है क्या, और ये इस तरीके से ब्रेक हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तुम्हें, ठीक है ना, और अब समझ में भी आने लगा होगा कि किस तरीके से बेसिकली ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। अब देखो इस डिटरमिनेंट को तुम अच्छे से जानते हो, 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x y z है, तो x minus y, y minus z, z minus x। बट ये थोड़ा सा मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है, क्या, मैं इसको इधर और इसको इधर कर दे रहा हूँ, तो एक चेंज किए तो माइनस साइन आएगा, 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर -2a -2b, सॉरी उल्टा कर देना, इसको इससे इंटरचेंज किए ना, तो ये तो -2a रहेगा, ये -2b रहेगा और ये -2c रहेगा, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर। इसको ऐसे ही लिख दोगे, इसके लिए 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर एंड 1z z स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब -2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, तो -2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैं यहीं पे कॉमन ले रहा हूँ, तो -2 कॉमन ले लिए, तो एक लो या एक कॉलम से कॉमन लेते हैं, तो माइनस प्लस 2 हो गया, ठीक है क्या, बस आंसर आ गया। तुमसे क्या कहा गया था प्रूफ करने, 2 टाइम्स a b b c c a x y y z z c, तो देखो आ गया, ये भी स्टैंडर्ड वाला डिटरमिनेंट है जो मैंने बोला याद करने, यही तो है बेसिकली, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले इसका लिखेंगे, तो a 2 तो ये वाला, ठीक है, a b b c c a x y y z एंड z x, ये हो गया प्रूफ, ठीक है क्या। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होगी, नोट कर लिया इसको।
क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो मेनली पार्ट डिटरमिनेंट में भी हमने खत्म कर दिया, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है जो कि हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ा था, क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मैंने वहां पे भी बोला था एक मैट्रिक्स मेथड भी है और एक डिटरमिनेंट मेथड भी है। मैट्रिक्स मेथड हमने मैट्रिक्स स्टेज में पढ़ा था और हम यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड कर लेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा पार्ट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या, सपोज करो तो से पहले मैं दो वेरिएबल में दो इक्वेशन a1x प्लस b1y बराबर c1 एंड a2x प्लस b2y बराबर c2, ठीक है। ये दो इक्वेशन है जो कि 2D में, दो वेरिएबल में। तो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइंस को, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को, है ना। और इसको तो सॉल्व करना हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। केस 1 यूनिक सॉल्यूशन। दो लाइन कैसे हो सकते हैं स्पेस में, या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, या दोनों कोइंसिडेंट, या दोनों पैरेलल। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस केस में नो सॉल्यूशन। और कोई पॉसिबिलिटीज दो लाइन के लिए स्पेस में 2D में नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तीनों केस, तो मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं, ठीक है। तो यदि मैं चाहता हूं कि इनका यूनिक सॉल्यूशन हो तो क्या होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 by a2, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, ठीक है। यदि ऐसा है, इन दोनों का रेशियो, x का रेशियो और y का रेशियो यदि इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइन क्या हो जाए, बेसिकली पैरेलल, मतलब a1 by a2 बराबर b1 by b, सॉरी पैरेलल नहीं, पैरेलल में तो नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब a1 by a2 बराबर b1 by 2, b2 बराबर c1 by c2, मतलब बेसिकली दोनों लाइन सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये यूनिक सॉल्यूशन। यदि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये दोनों जब सॉल्यूशन मिलेगा देन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। एंड थर्ड वन इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2। मतलब ऐसा कैसा इक्वेशन होगा इस टाइप में, लाइक x plus 2y बराबर 5, x plus 2y बराबर 6। तो x plus 2y एक ही टाइम पे 5 भी हो जाए 6 भी हो जाए, मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बेसिकली किसका केस है, पैरेलल हो जाए लाइंस, ठीक है। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये यदि टू वेरिएबल में हम बात करें तो, ठीक है क्या। तो इसी तरीके से अब हम थ्री वेरिएबल में बात करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से, ठीक है। मिटा दे इसको, नोट कर लो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे डिटरमिनेंट मेथड। जैसे वहां पे गॉस जॉर्डन मेथड नाम था, मैट्रिक्स मेथड था, वैसे ही यहाँ पे किसका नाम है, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो
इक्वेशंस क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है और इसको मुझे सॉल्व करके बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, ये तीन चीज पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि दो सॉल्यूशन आना, दो सॉल्यूशन कभी भी नहीं आ सकते, या तो यूनिक या इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन। तो वो तुम्हें बताना है इन तीनों इक्वेशन में क्या होगा। तो अब हम डिटरमिनेंट मेथड पर हैं, तो मैं कुछ टर्म डिफाइन कर रहा हूँ। क्या, सबसे पहले डी। ठीक है, डी क्या है, जो x y z का कोफिशिएंट है। ठीक है, पहले इक्वेशन में a1 b1 c1, दूसरे इक्वेशन में a2 b2 c2 एंड तीसरे इक्वेशन में a3 b3 c3। इसको हमने बोला है d। जैसे वहां पे a x और b डिफाइन कर देते, वैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल D डिफाइन किया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं d1। d1 क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है वो दिख रहा है, इस तीनों को इस a के जगह पे रखो, a1 की जगह d1, a2 की जगह d2, a3 की जगह d2, तो उसको हम बोलेंगे d1। ठीक है, तो d1 d2 d3 और बाकी इन दोनों को ऐसी तरीके से रहने दो। ठीक है, ये हो गया d1। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक, मैं यहीं पे चेंज कर दूंगा। ठीक है, d2 क्या है, तो अब इसको y वाले की जगह रखता हूं। ठीक है, तो d1 d2 d3, इसको क्या बोले हैं, d2। ठीक है, क्लियर यहां तक। और तीसरा d3, d3 किसको बोलेंगे, जो c वाले की जगह है, अब वहां पे d रख दो। तो इन सबको इसी तरीके से a1 b1 सॉरी a1 b1 यहाँ पे d1, यहाँ पे d2 एंड यहाँ पे d3, यहाँ पे a2 आएगा, है ना, a2, और यहाँ पे A3। मैंने चार टर्म डिफाइन किया, d, d1, d2 एंड d3। ठीक है, नोट कर लो यहाँ पहले। ठीक है, तो वापस से ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, जो थ्री वेरिएबल में इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन को स्पेस में नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन्स को। ठीक है ना, क्योंकि 3D वेक्टर में भी पता नहीं पढ़े होगे कि नहीं पढ़े होगे, तो ये जो इक्वेशन है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो इक्वेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक प्लेन। ठीक है ना, तो ठीक है यहाँ तक। अब देखो, तो केस 1 या केस 1 से पहले ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल तुम्हें पता है, होमोजेनस पता है। ट्रिवियल मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें x भी 0 आ जाए, y भी 0 आ जाए, z भी 0 आ जाए। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में एटलीस्ट वन ऑफ x, y और z इज नॉट 0। ठीक है, ये हो गया नॉन ट्रिवियल। होमोजेनस क्या होता है, होमोजेनस इक्वेशन जिसमें जो d1 d2 जो कांस्टेंट है, वो तीनों क्या हो जाए, 0। जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें जो कांस्टेंट है d1 d2 d3 वो 0 हो जाए। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे होमोजेनस इक्वेशन। ठीक है, कंसिस्टेंट, कम से कम एक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
या व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ऐसा लिख लो, व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, देन इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। और लास्ट है इनकंसिस्टेंट। तो व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन, व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन, then when there is no solution, then it is said to be inconsistent, it is said to be inconsistent, ठीक है। when there is no solution, then it is said to be inconsistent। तो ये टर्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यदि तुम इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, है ना, तो क्या आएगा बेसिकली, वो आएगा डेल्टा इंटू एक्स बराबर डेल्टा वन, डेल्टा इंटू वाई, या डेल्टा मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डी यूज किया, डी इंटू एक्स बराबर आएगा डी वन, डी इंटू वाई आएगा डी टू के बराबर, एंड डी इंटू जेड आएगा d3 के बराबर, ठीक है। d इंटू एक्स आएगा d1 के बराबर, d इंटू वाई निकालोगे तो वो आएगा d2 के बराबर, और d इंटू जेड निकालोगे तो वो आएगा d3 के बराबर, ठीक है क्या यहाँ तक, ठीक। तो अब हम केसेस में इसको डिवाइड करते हैं। केस 1, व्हेन d इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब d की वैल्यू 0 ना हो, तो मैं इस सबको इधर ले जा सकता हूँ, d1 की तो कोई एक वैल्यू आएगी, d2 की एक कोई वैल्यू आएगी, d3 की एक वैल्यू आएगी, और ऐसे ही d की भी कोई वैल्यू आएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा d1/d, मतलब एक ही वैल्यू मिला x का, y भी एक ही मिलेगा और z भी एक ही मिलेगा। मतलब व्हेन जब d इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब d 0 नहीं है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस will have unique solution, ठीक है। क्या बोला हूं मैं, जब d की वैल्यू 0 नहीं है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, तो x हो जाएगा d1/d, ठीक है, y हो जाएगा d2/d, एंड z हो जाएगा d3/d, ठीक है। ये कब, जब d 0 नहीं, तभी मैं नीचे ला सकता हूं, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो ये था बेसिकली केस 1, नोट कर लो। ठीक है यहां तक। केस 2, अब d जब 0 नहीं है, ठीक है, जब d 0 नहीं है तब तो कहानी खत्म, तब तो एक ही पार्ट हो गया। जब d की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, व्हेन d बराबर 0, ठीक है, या व्हेन d बराबर 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो 0 होंगे, और राइट हैंड साइड में से मान लो व्हेन d बराबर 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ d1, d2 और d3 is not 0, then system of equations will have no solution, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, अब
ये तो जीरो है, बट इन तीनों में से कोई भी एक जीरो ना हो कम से कम, एंड एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉट जीरो, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। तो सोचो क्या आगे, लाइक जीरो बराबर, मान लो इसकी वैल्यू 5, लाइक जीरो बराबर 5, कुछ एब्सर्ड चीजें आ गई ना, एब्सर्ड चीजें आ गई, मतलब देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड केस। ठीक है, फिर थर्ड केस, जब सारा कुछ जीरो। ठीक है, थर्ड केस जब, थर्ड केस यहाँ डाल दो, केस 3, when d is equals to 0 and d1 is equals to 0 is equals to d2 is equals to d3, d भी 0 है, ठीक है, और ये भी तीनों 0, ठीक है, d भी 0 है एंड ये भी तीनों 0 है, तभी केस फंसता है। ठीक है, तभी केस फंसता है। वहां पे भी यही पार्ट था कि जब क्या क्या था वहां पे, a x और b ना, वहां पे एडजॉइंट वगैरह से करते थे, जब एडजॉइंट a into b भी 0 आ जाए और डिटरमिनेंट b की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, चलो उसमें मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, वही चीज है यहां भी एग्जैक्ट। ठीक है ना, d भी 0 हो जाए और ये भी तीनों 0 हो जाए, देन वहां पे भी तो था जब डिटरमिनेंट a 0 हो जाए एंड एडजॉइंट a into b भी 0 हो जाए, तो हम नहीं बता सकते कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। व्हेन d is equals to 0 and d1 बराबर 0 बराबर d2 बराबर 0, then system of equations will have, then system of equations will have either infinite solution, either infinite solution or no solution। ठीक है, if well this all चारों डिटरमिनेंट 0 हो जाए, then system of equation will have either infinite solution or no solution। ठीक है क्या, तो ये हो गया केस। तो जैसे मैंने वहां पे बोला था कि यहाँ पे यदि ऐसा केस होगा तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि लाइंस कैसे हैं। यदि तीनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, है ना, तीनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस जो मैंने वहां पे समझाया था कि दो प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन ऐसा और एक प्लेन ऐसा, ठीक है, ये दो प्लेन, और तीसरा प्लेन भी इसी लाइन से पास कर रहा है। ठीक है, तीसरा प्लेन भी इसी से पास कर रहा है, तो कॉपी में तो नहीं बनाया जा सकता, तो ये बेसिकली कैसा केस हो जाएगा, कोएक्सियल केस। ठीक है ना, उस केस में भी ये आएगा, तो उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक केस और क्या हो सकता है कि इस ये जो तीसरा प्लेन है इसको पैरेलली यहां शिफ्ट कर दो। ठीक है, मतलब ऐसा दो प्लेन में तो इंटरसेक्शन है और तीसरा यहां, ठीक है, तब भी इसका d 0 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इसमें और इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं। क्यों 0 आ रहा है, वो एक्चुअली वेक्टर और 3D नहीं पढ़े हो इसलिए, क्योंकि जो इसका इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इसी के पैरेलल ये भी है, तो दो वेक्टर पैरेलल है ना, तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए भी ये 0 आएगा। यदि नहीं पढ़े हो थोड़ा सा, तो तुम्हें जब 3D वेक्टर पढ़ोगे तो तुम्हें ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस 3 व्हेन d इज 0 एंड ये तीनों 0 नहीं है, सॉरी ये तीनों भी 0, d1 d2 d3, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर लो आप। ठीक है, यहां तक तो तीन केसेस हमने पढ़ा। एक, जब d नॉट इक्वल्स टू 0 तब तो यूनिक सॉल्यूशन, जब d इक्वल्स टू 0 है और इन तीनों में से कोई भी एक 0 नहीं है तब नो सॉल्यूशन, और तीसरा केस ये भी 0 है और ये तीनों भी 0 है, तो उस केस में आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक तो इसको मैं एक टेबल में समराइज कर देता हूं। ठीक है, क्या, तो क्रैमर्स रूल,
दो केस, सबसे पहले यदि d नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो d नॉट इक्वल्स टू 0, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन होगा क्या, x बराबर d1 बाई डी, y बराबर d2 बाई डी एंड z बराबर d3 बाई डी, और तुमको d1 d2 d3 पता है क्या है, ठीक है ना। एंड सेकंड केस जब d इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है, तो उस केस में दो पार्ट, ठीक है, नोट करो यहां पे, ठीक है। जब d 0 हो जाए एंड से इफ एट लीस्ट वन ऑफ d1 d2 और d3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्या, जो केस 2 है बेसिकली d 0 हो गया और d1 d2 d3 में से कोई भी एक 0 नहीं है, ठीक है। इफ एट लीस्ट वन ऑफ d1 d2 और d3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो क्या होगा, तो इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन में है नो सॉल्यूशन, ठीक है क्या, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन इफ एट लीस्ट वन ऑफ दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। d0 में यदि इफ d1 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3, यदि ये तीनों 0 हो जाए तब वो क्या होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ठीक है। जब ये तीनों 0 हो जाए और ये भी 0 है तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है बेसिकली क्रैमर्स रूल, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो यहां पर, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस ही ले लूंगा इस पे, ठीक है ना, तो बस वहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है।